अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डी चौक के साथ मैं नसीम सिद्दीकी। हुकूमत को इस वक्त काफ़ी मसाइल का सामना है। एक तरफ तो NCA जो नेशनल क्राइम एजेंसी है UK की, उन्होंने सलमान शहबाज को एक क्लीन चिट दी है। उसके ऊपर मुस्लिम लीग नून का कहना है कि ये इंटरनेशनल इनको जो है वो वहाँ से ज़मानत मिल गई है या क्लियरेंस मिल गई है। इसके अलावा शहबाज शरीफ ने भी यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका यही कहना था कि एहतसाब जो है वो सिर्फ हमारी फैमिली का हो रहा है और हमें जो है बरतानिया से एक क्लीन चिट मिल गई, लेकिन उनके बाकी जो मुकदमे हैं पाकिस्तान में उनमें क्या चल रहा है, कुछ उसके ऊपर बात करेंगे। दूसरी तरफ नैब चेयरमैन की रिटायरमेंट का टाइम बिल्कुल करीब आ गया और अभी तक कोई फैसला नहीं हो पा रहा। यूजुअली होना तो ऐसे चाहिए था कि वज़ीर आज़म अपना लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ बातचीत करते और उसके ज़रिए नई अपॉइंटमेंट करते, लेकिन आने वाले दिनों में नैब चेयरमैन के क्या फ़ैसला होता है इस पर गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा जो हैरेसमेंट के केसेस थे, नूर मुकद्दम कत्ल केस है या उस्मान मिर्ज़ा का हैरेसमेंट का केस है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। मैंने स्टूडियो में दावत दी है सीनियर एंकर पर्सन मोना आलम को। मोना, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। और हमारे साथ सीनियर एंकर पर्सन अंबर शमसी भी मौजूद है स्काइप के ऊपर। आपका भी ज्वाइन करने का बहुत शुक्रिया अंबर। अच्छा मोना, मैं आपसे स्टार्ट करता हूँ कि आपने पिछले दिनों देखा कि NCA का एक फ़ैसला आया। फ़ैसला तो खैर 10 दिन पहले आ गया था, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले ही जो है वो बरतानिया से खबर आई कि सलमान शहबाज के जो अकाउंट्स फ्रीज़ किए हुए थे उनको डी फ्रीज़ कर दिया गया है। और उसके बाद शहबाज शरीफ ने या मुस्लिम लीग नून ने इस बात पर बड़ी माइलेज लेनी शुरू कर दी। आप किस तरह अंडरस्टैंड करती हैं उस केस को? नसीम साहब, ये राइटली सो कि अब आज हम देखते हैं कि ये इस मामले को काफ़ी हाइप मिली हुई है पाकिस्तान में, अपोजिशन की तरफ से भी। फिर हमने देखा उसके फौरी बाद जब PMLN ने इसके ऊपर थोड़ा क्या काफ़ी ज़्यादा उन्होंने एग्जैजरेट किया अपना रिएक्शन इस बात पे। उसके बाद गवर्नमेंट ने भी एक बहुत अनवारंटेड किस्म का उन्होंने भी एक बड़ा एग्जैजरेटेड सा फीडबैक दिया। मामला ये है कि नेशनल क्राइम एजेंसी ने जो उनके एसेट्स या उनके अकाउंट सुलेमान शहबाज के डी फ्रीज किए हैं, अब इसमें दो मौक़िफ़ हैं। एक तो ये कि गवर्नमेंट कह रहे हैं कि ये उनका एक अंदरूनी मामला है, उनकी अपनी एक इंक्वायरी है जिससे हुआ, गवर्नमेंट ने कोई उनको रिक्वेस्ट नहीं भेजी। दूसरी तरफ PMLN का ये नैरेटिव सामने आ रहा है, वो कह रहे हैं कि एसेट रिकवरी यूनिट जो ऑपरेट करता है अंडर शहजाद अकबर साहब, तो उन्होंने ये मामला वहां रेफर किया था और उन्होंने गवर्नमेंट के, हुकूमत पाकिस्तान के रेफरेंस के ऊपर ये मामला प्रोब किया, लेकिन उनको चूंकि कुछ सब्सटेंशियल नहीं मिला तो उन्होंने इनको क्लीन चिट दे दी। मजे की बात यह है, राइटली ये बात सही है कि जो वो ऑर्डर है उसमें सुलेमान शहबाज का नाम है और वकील का नाम भी है जफर साहब जो है जी, बट नॉट शहबाज शरीफ हिमसेल्फ। लेकिन बात यह है कि नसीम साहब आप देखें, ये जो अगर उसमें सुलेमान शहबाज का नाम है, इस वजह से दोनों हुकूमत और अपोजिशन दोनों के नैरेटिव्स में झोल आता है। इस सेंस में आता है कि गवर्नमेंट डे 1 से कहते थे कि उनके अकाउंट्स में जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं इस पूरी फैमिली के, वो TTs के जरिए होती हैं और शहबाज शरीफ साहब वो ट्रांजैक्शंस करते हैं। तो अगर सुलेमान शहबाज की किसी ट्रांजैक्शन को उन्होंने सस्पिशियस नहीं पाया है तो इसका मतलब ये कि वो जो सस्पिशन का एक एंगल था जो गवर्नमेंट कहती थी कि इस पूरे खानदान के अराउंड ये तमाम चीज़ें रिवॉल्व होती हैं, तो वो तो इससे फिर ख़त्म हो जाता है, वो रूल आउट हो जाता है। ऑन द अदर हैंड हम देखते हैं कि अपोजिशन का मामला भी इसमें एक झोल पाता है, इस सेंस में कि उनका नाम इसमें है नहीं, बेटे का नाम है साहबजादे का, सुलेमान शहबाज का, जो कि पाकिस्तानी कोर्ट्स एज वी स्पीक फेस नहीं कर रहे हैं। तो वो अब कहते हैं कि नहीं, चूंकि हमें वहां क्लीन चिट मिल गई है तो लिहाजा मुझे भी मिल गई है। जबकि इससे पहले आपको पता है कि शहबाज साहब खुद जब उनको बुलाया जाता था इन इंक्वायरीज के लिए तो वो ये कह चुके हैं आप ये उनसे पूछें, मेरा तो ताल्लुक ही नहीं है। तो अब वो बेटे को क्लीन चिट के मिलने के ऊपर अपने आप को उसके साथ एसोसिएट कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान की कोर्ट्स में तो वो ये बयान देते हैं कि बेटों के कारोबार से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। और वो जब उनसे सवाल किया जाता है वो क्लियर कहते हैं कि आप उनसे पूछें, मुझे क्या पता, वो एडल्ट्स हैं। तो वो दोनों के जो बयानिए हैं एटलीस्ट इसमें इसी वजह से झोल खा रहे हैं कि नाम दोनों का नहीं है और वो गवर्नमेंट भी उनको एसोसिएट करती थी कि जी बेटों को मिली है, तो इस सेंस में तो गवर्नमेंट को भी एक्सेप्ट करना चाहिए कि जी चूंकि बेटे को मिली है तो दैट आल्सो मींस इन टर्न कि शहबाज साहब को भी मिल गई है। अंबर, आपसे ये मैं पूछता हूँ कि देखें ये चीज़ें जो है इसमें असल में इस मामले में मुझे जो नज़र आ रहा है वो बड़ा मिक्सअप सा नज़र आ रहा है। आप थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा, क्योंकि जो इनके UK के अकाउंट्स हैं या दुबई के अकाउंट से ट्रांसफ़र किए सलमान शहबाज ने वो अलग अकाउंट है, लेकिन पाकिस्तान में जो अकाउंट खोले हुए थे वो डिफरेंट अकाउंट्स थे, वो किसी पापड़ वाले के नाम पे था, किसी और के नाम पे था, मुख्तलिफ अकाउंट से। तो ये दोनों केसेस का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है, क्या आप भी यही समझती हैं? देखिए, इस वक्त जो जाहिर हो रहा है कि क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान यानी कि नैब की तरफ से और दीगर जो तहकीकाती इदारे हैं उन्होंने मुआवनत तो ज़रूर फराहम की थी NCA यानी कि नेशनल क्राइम, और अगर ये तहकीकात का केस है और जो मुख्तलिफ अकाउंट्स हैं उससे, तो फिर ये जो TTs का केस है और जो पाकिस्तान में इस वक्त जो केसेस है उससे जाहिर है एक इनको
मजीद एक तकवीत मिलती, एक स्ट्रेंथ मिलती। तो मैं समझती हूँ कि सियासी तौर पर अगर हम देखें तो इस वक्त जैसे शहबाज शरीफ साहब हैं, कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन जो हैं वहां भी कुछ काफी ज्यादा उनको कुछ हद तक कामयाबी भी हासिल हुई है। अब फिर ये वाला जो फैसला आया है उसकी वजह से भी उनको भी अपने बयानियां आगे करने की और अपने आप को यूके की अदालत की तरफ से, मैं ये नहीं कहूंगी कि हम कह रहे हैं या उनको, उनका बयान ये है, पाकिस्तान वहां से मनी लॉन्ड्रिंग अकाउंट्स का आपने जिक्र किया था, जो आप सही कह रहे हैं कि पीटी के जो केस है उससे फर्क है, उनको एक मौका मिल गया है कि वो पेश करें ऐसे जैसे क्लीन चिट है। तो सियासी तौर पर, बयानी के तौर पर उनको एक थोड़ी सी पता तो हासिल हुई है, क्योंकि इस वक्त जो बाकी दीगर केसेस हैं, जो आशियाना है वगैरह वगैरह, वो तो ज़ाहिर है पाकिस्तान में इस वक्त चल रहे हैं और ऐसी बात नहीं कि वो खत्म हो गए हैं। लेकिन इन केसेस ये जो इनको मजीद स्ट्रेंथ मिलती अगर फैसला शहबाज शरीफ और सुलेमान शरीफ के खिलाफ। हाँ, लेकिन अंबर यहाँ पे मेरा सवाल ये आता है, अंबर मेरा सवाल ये आता है कि शहबाज शरीफ का तो उन डीफ्रीजिंग वाले अकाउंट में नाम ही नहीं है, और दूसरा वहाँ ये कोर्ट में कोई केस चला ही नहीं है कि हम ये कहें कि बरी कर दिया गया। ये तो एक एनसीए ने रिक्वेस्ट दी थी वेस्टमिंस्टर कोर्ट को, एक ये नॉर्मल प्रोसीजर है, और वहाँ पर ये बहुत सारे बिजनेसमैन भी ऐसे हैं जिनको ये फेस करना पड़ता है। मेरे कितने जानने वाले जिनके अगर 1 या 2 लाख की वो ट्रांजेक्शन करते हैं तो अक्सर उनके अकाउंट फ्रीज कर दिए जाते हैं और फिर कुछ अरसे बाद खोल दिए जाते हैं। तो मुस्लिम लीग नून ने इस वाक़े को सियासी तौर पे इस्तेमाल किया, क्योंकि शहबाज शरीफ का तो वहाँ नाम भी नहीं है और कोर्ट में कोई केस भी नहीं चला, तो बरी होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन जब आप देखें जो खतूत जो एक्सचेंज थे, जो नैब ने दिए, उसमें शहबाज शरीफ साहब का नाम जरूर था, और अगर ये होता तहकीकात के बाद लॉन्ड्रिंग साबित होती तो फिर अकाउंट्स वो अनफ्रीज ना होते, क्योंकि अगर आप तारीख भी देखें तो और जो फैसला आया है, जो रिपोर्टर जो मुर्तजा अली शाह हैं जियो के, जिन्होंने ये स्टोरी ब्रेक की है, उनका तो यही मानना है कि मेरे पास तमाम सबूत हैं कि इस हवाले से जो अकाउंट्स थे वो इसलिए अनफ्रीज किए गए थे तहकीकाती, वो उसमें कुछ साबित नहीं हुआ। तो आप ये तो जरूर कह सकते हैं कि किसी की रिक्वेस्ट पे, दरखास्त पे, जैसे कि शहजाद अकबर साहब भी कह रहे हैं, और जैसे तरीकाकार है, जैसे आपने भी जाहिर। अंबर आपकी आवाज़ नहीं आ रही, मैं मोना से सवाल करता हूँ। मोना ये बताइएगा कि नैब के केसेस है, जैसे अगर इन्होंने वहाँ पे बड़ी उनके साथ ये कहते हैं कि हमने उनके साथ बड़ा कोऑपरेट किया, एनसीए के साथ हमने हर चीज़ उनको वहाँ पे प्रोवाइड की और 2 साल में ये फैसला आ गया, तो पाकिस्तान में जो केसेस है उनमें ये क्यों इस्तिस्ना मांगते हैं, कभी बीमारी का इस्तिस्ना मांगते हैं, कभी कहते हैं कि वकील इनका चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर इतना स्लो प्रोसेस क्यों चलता है अदालतों का? ये असल सवाल है नसीम साहब, और आप चूँकि आपने बड़ा एट लेंथ सहाफत की है बरतानिया में, तो आपको वहाँ के मामला वैसे ही बेहतर पता है। इस मामले में इसमें कोई शक नहीं, पीएमएलएन को भी एक मौका मिला है पॉलिटिकिंग अपनी करने का और पॉलिटिसाइजिंग करने का इस मामले पर। उसका जो एक जवाब है वो जवाबी कार्रवाई हमें गवर्नमेंट की तरफ से भी नजर आती है, लेकिन जो लीगल प्रोसेस है उसके ऊपर दोनों बात करने से फिलहाल कासिर नजर आ रहे हैं। अगर शहबाज साहब को इतना कॉन्फिडेंस है और अगर वो कहते हैं कि अब वो इंटरनेशनल सादिक और अमीन हो गए, मरियम साहिबा भी कह रही हैं, तो ये पाकिस्तानी कोर्ट्स को फेस कर लें। इट इज एज सिंपल एज दैट। यहाँ पर ये बात बिल्कुल सही है कि वो जो टीटीज वाला मामला है या जो दीगर मामलात हैं उससे ये केस अलहदा है, तो लिहाजा अगर वो इतने कॉन्फिडेंट हैं तो वो यहाँ पर आकर यूं ये बात क्यों करते हैं कि बेटे से सवाल करें, उनकी जायदाद का सवाल बेटे से करें। अगर उन्होंने जो कंप्लाइंस एनसीए को दी है वही कंप्लाइंस पाकिस्तानी कोर्ट्स को दें। और मुझे लगता है थोड़ा सा मायूब जरूर लगता है, चूंकि शहबाज साहब प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं, रहे हैं, अपोजिशन लीडर हैं, चीफ मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रोविंस के, थ्राइस इलेक्टेड वजीर आजम के भाई हैं, तो आई डोंट थिंक इट लुक्स अप्रोप्रिएट कि अगर वो कहते हैं कि वहाँ के जो कोर्ट्स के और लीगल सिस्टम है वहाँ पर तो मुझे एतबार है लेकिन यहाँ पर एतबार नहीं है। हैविंग सेड दैट, जो लॉपसाइडेड अकाउंटेबिलिटी की वो बात करते हैं वो दैट होल्ड्स ट्रू, वो वाकई सही है कि जो जोरों शोर हमें अपोजिशन के रैंक्स में अकाउंटेबिलिटी में उनके खिलाफ नजर आता है वो गवर्नमेंट की साइड पर, या अभी आप केपी देखें कि चीफ जस्टिस ने अभी पिन पॉइंट किया वहाँ के करप्शन का, कल की बात है। तो इस तरह की जो एक फुर्ती है वो हमें अकाउंटेबिलिटी के प्रोसेस में हुकूमती लोगों में या उनके रैंक्स की तरफ नजर नहीं आती। जो केसेस है ये स्पीड अप होने चाहिए। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा गुफ्तगू का आगाज यहीं से करेंगे। स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे अंबर के ये जो यहाँ पे केसेस पाकिस्तान में चल रहे हैं, बड़ा स्लो प्रोसेस है। कई केस 15-15, 20-20 साल हो गए इन केसेस को। इसमें देखें जो मुलजिम होता है, अगर 15 साल उस पर केस चल रहा है, उसके बाद वो बरी हो जाता है, तो वो क्या बरी होना, 15 साल वो कितनी अजियत की ज़िंदगी गुजारता है। अभी भी आप देखें बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं, उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं। जैसे अगर आसिफ अली जरदारी, फरयाल तालपुर के आप फेक अकाउंट केसेस ले लें, तो वो चौधरी निसार के दौर में हुए थे, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का था। इसी तरह जो पनामा केस का खैर फैसला हो गया, फिर अपील में चला गया, शायद खाकान अब्बासी पे केसेस चल रहे हैं, ये इतने लेंथी होते चले जाते हैं। तो आप नहीं समझती कि हमारे जुडिशियल सिस्टम को थोड़ा स्पीड अप करने की ज़रूरत है? इस पे कोई केसेस बहुत ज्यादा चलते हैं, लेकिन हम सवाल ये पूछने वाला है कि क्या सिर्फ जो करप्शन के केसेस है उनको एक्सपेडाइट करना चाहिए, तेजी होनी चाहिए उनमें? क्या जो कत्ल गारत वाले जो जराइम हैं उनके मुकदमात मुकम्मल होने चाहिए, उन पे सजा मिलनी चाहिए? क्या हम सवाल पूछ सकते हैं जो बहुत सारे फैमिली केसेस होते हैं, जो फैमिली कोर्ट्स में भी होते हैं, क्या वो वाले केसेस जल्दी पेंडिंग वो जो हैं? तो इससे हमेशा बार बार हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी जब इनका एनुअल फंक्शन भी होता है, बात चीफ जस्टिस की बात करते हैं कि पेंडेंसी जो है केसेस में वो तो हर तरफ है। आप एंटी टेररिज्म कोर्ट की बात करें तो वहां भी पेंडेंसी है। तो ये क्या हमारे अदालतों की, जज साहिबान की क्या सलाहियत है कि जो केसेस हैं उनकी मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए? मेरे ख्याल में एक और बहुत दिलचस्प बात हमें देखने वाली ये है कि जिस तरह से ये नेशनल क्राइम एजेंसी का और ये फिर मजिस्ट्रेट की कोर्ट में ये मामला गया, ये कितना खुफिया रहा था। इसमें मैं कहूंगी कि शहजाद अकबर साहब ने भी नाम जाहिर नहीं किया। जब तक ये फैसला नहीं आया था तो हमें मालूम नहीं हुआ था। तो ये भी हमें देखने वाला है कि हम करप्शन के केसेस की बात कर रहे हैं तो वो खुफिया रखा जाता है बरतानिया में, और ये बताया जाता है कि पोलिटिकली एक्सपोज पर्सन्स हैं उनके खिलाफ शायद केस है, लेकिन ये नहीं बताया जाता कौन है। और 2 साल में निमट लिया। मेरे ख्याल में कि एक अनोखा जो केस हमारे सामने था वो पैनमा का ही था, और जो अभी फवाद चौधरी साहब भी अभी इशारा करते कि उसी एक केस जो शहबाज शरीफ और दीगर जो मामला है उनको डिसाइड किया जाए। लेकिन फिर हम सवाल ये पैदा होता है कि ये केस क्यों और दीगर जो कत्ल गारत के मुकदमात हैं वो जल्दी कंक्लूड क्यों नहीं हो? तो ये जो तरजीह है इस पर भी हमें गौर करना चाहिए, और कैपेसिटी हमारे अदालतों की, जज साहिबान की, प्रोसिक्यूशन की, उसकी भी देखनी चाहिए, जिसमें नैब पर ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा सवालिया निशान भी उठे हैं। इमरान खान साहब जिसने एंटी करप्शन के जो एजेंडा है और स्लोगन पर बहुत एक मेजर उनका प्लान था, उनके मंशूर का एक बहुत बड़ा नुक्ता था, उसको इन मामलों को हल नहीं कर पाए 3 साल बाद भी, तो फिर अफसोस का मकाम है। आपने जो 3 साल की बात की है, मोना मैं आपसे पूछता हूँ, मोना ये बताइएगा कि जो पीपल्स पार्टी के ने और नून लीग ने मिलकर चेयरमैन नैब को लगाया था, उनको भी चेयरमैन नैब से शिकायत कई दफ़ा आपने देखा, जैसे अभी अंबर ने जिक्र किया कि 3 साल हो गए लेकिन अकाउंटेबिलिटी अभी तक कोई उसका रिजल्ट सामने नहीं आई। हुकूमत को भी नैब से शिकायत है। अब जब नैब चेयरमैन की रिटायरमेंट का टाइम वापस आए तो अब एक्सटेंशन की बातें हो रही हैं, तो ये किस तरह मामला आगे बढ़ेगा? ये इस पे भी नसीम साहब काफ़ी अब आप देख रहे हैं कि अलग अलग आ रहे हैं मौक़िफ़ सबके। सुनने में ये भी आ रहा है कि कोई शायद इस मरतबा ऑर्डिनेंस में, नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम करें, क्योंकि वो एक्सटेंशन की गुंजाइश नहीं रखता, तो वो गुंजाइश रखी जाए ताकि जावेद इकबाल साहब को मजीद एक्सटेंड किया जाए उनका टेन्योर। मज़े की बात यह है कि लॉपसाइडेड अकाउंटेबिलिटी की जब हम बात कर रहे हैं, आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि खुर्शीद शाह साहब और शाहिद खाकान अब्बासी, ये दो वो लोग थे जिन्होंने जावेद इकबाल साहब को जस्टिस रिटायर्ड इनको अपॉइंट किया था। जब तक ये लोग थे, जब तक शाहिद खाकान अब्बासी प्राइम मिनिस्टर थे, खुर्शीद शाह अपोजिशन लीडर थे, इनको नहीं टच किया। जस्टिस साहब अच्छे लग रहे थे और जस्टिस साहब को ये अच्छे लग रहे थे, लेकिन जैसे ही ये मामलात जब वो शाहिद खाकान जैसे ही वो उनका टेन्योर पूरा हुआ, वो चले गए, खुर्शीद शाह साहब बतौर अपोजिशन लीडर चले गए, तो फौरी उनके खिलाफ एक बड़े अग्रेसिव किस्म के केसेस परस्यू किए गए। और ये बावसूख इत्तलात हैं कि ये तमाम इत्तलात चेयरमैन नैब के पास पहले से मौजूद थी, लेकिन प्रोबेबली ही वाज वेटिंग फॉर द राइट टाइम टू एक्ट अपॉन दीज। जब इन्होंने एक्ट किया तब यही इन्हीं लोगों को जिन्होंने अपॉइंट किया था अब उनको वो बहुत बुरे लगने लग गए। तो ये दोनों की तरफ से एक सवालिया निशान है। अगर ये चीजें उस वक्त, आपने सुना है पहले भी जावेद इकबाल साहब हवाओं की रुख का और इस तरह की चीजों का बात कर चुके हैं, तो क्या असल सवाल ये है कि क्या ये चीजें होनी चाहिए जिनकी बुनियाद पर आप ये डिसाइड करें कि आपने कब कौन सा केस टेकअप करना है? मुझे लगता है इसमें सुस्त रवि का एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी है कि ये जो केसेस होते हैं खासतौर पर सियासी शख्सियात के, ये एक मीडिया की कंजम्पशन के लिए,
पॉलिटिकल कंजम्पशन के लिए होते हैं। इस वजह से ये सुस्त रवि का शिकार हो जाते हैं। और मुझे लगता है काफी दफा जब तक बातें कॉन्क्रीट साबित ना हो चीजें इस किस्म की, तो मुझे लगता है तब तक इन चीजों को शायद इतना हमें फिर मीडिया में उस चीज को उछालना भी नहीं चाहिए। जैसे अभी अंबर ने खुर्शीद शाह साहब एज वी स्पीक वो कैद में हैं। अंबर ने जैसे जिक्र किया था, जब मैं लंदन में था तो मुत्तहदा के कायद को गिरफ्तार किया गया मनी लॉन्ड्रिंग केस में। तो हमने टेलीफोन किए, हमें तो अपने सोर्सेज से पता चला ना, हम टेलीफोन करते थे तो वो नाम नहीं बताते थे। और उन्होंने जो प्रेस रिलीज भी जारी की थी, उन्होंने कहा 50 ईयर ओल्ड मैन हैज बीन अरेस्टेड, नाम नहीं वो डिस्क्लोज करते थे। तो बात ये हो रही थी नैब चेयरमैन की। अब तो अपोजिशन लीडर के साथ जो है वो, अच्छा, अब इसमें मजे की बात यह है नसीम साहब कि जो इनके खिलाफ जो शिकायत आ रही है नैब चेयरमैन के, आपको पता है अपोजिशन तो इनके खिलाफ हेल बेंट है बहुत डे वन से कि इनको हटाएं फौरी तौर पे। लेकिन गवर्नमेंट जो एक वक्त तक इनकी कारकर्दगी को सराहती थी, अब उनके रैंक्स में भी इसी किस्म की शिकायत हैं। आपको पता है वजीर आजम के बहुत सारे एड्स वाली बात कर चुके हैं। नन अदर देन शौकत तरीन साहब वजीर खजाना भी ये बात करते हैं कि जी ये नैब की जो एक्टिविटीज हैं इससे बिजनेस मुतासर हो रहा है। तो प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि मुशावरत करें अपोजिशन लीडर के साथ और एक नया नैब चेयरमैन ले आए, ताकि ये जो इल्जामात लग रहे हैं ये भी खत्म हो जाएगी, एक नए चेयरमैन आ जाएंगे और प्रोसीजर भी फॉलो हो जाएगा। मामला ये अनप्रेसिडेंटेड जरूर है नसीम साहब, हमें नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि इस दफा अपोजिशन लीडर के ऊपर डायरेक्ट इस किस्म की सीरियस नौयत की तहकीकात चल रही हैं। तो ये बात जरूर है कि यहाँ एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है कि वो ऑब्वियसली वो कभी भी ये नहीं कहेंगे कि आप इनको एक्सटेंड करें, और जो नाम वो देंगे मुझे नहीं लगता है इनके बीच में जिस तरह के वर्किंग रिलेशनशिप्स तो इस वक्त है ही नहीं ना गवर्नमेंट और अपोजिशन में। ईसीपी के जो रिटायर्ड मेंबरान हैं उनके लिए भी तो खत लिखा था प्राइम मिनिस्टर ने, क्या उसका बना? कुछ भी नहीं। तो वो भी एक मामला स्टेलमेट का शिकार नजर आता है। सिमिलरली हमें नैब चेयरमैन का भी कोई इस वक्त समझ नहीं आ रहा कि क्या बनेगा। ये बात मेरे ख्याल से बस करीब है और इट्स सैड। अंबर से पूछते हैं, अंबर ये दोनों को जो है चेयरमैन नैब से खुश नहीं रहे, अपोजिशन वाले भी और हुकूमत वाले भी। तो नहीं आप समझती हैं कि प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि अगर वो मिलना नहीं चाहते अपोजिशन लीडर से तो उनको खत लिख दें, क्योंकि जो आप चेयरमैन के लिए नाम देंगे बड़े मोतबर नाम होंगे, लेफ्टिनेंट जनरल्स के हो सकते हैं, रिटायर्ड जो चीफ जस्टिस हैं या अपना सुप्रीम कोर्ट से रिटायर्ड जजेस हैं उनके नाम हो सकते हैं। तो वो आसान काम नहीं हो जाएगा कि आप मुशावरत कर लें और एक नया नैब चेयरमैन ले आए। देखिए, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, पाकिस्तान में जो आसान काम होना चाहिए वो आसान कभी होता नहीं है। अब आप देख लें कि किस तरह से पंजाब में ब्यूरोक्रेसी में तो एक जिसको कहते हैं बार बार लोगों को रद्दोबदल होता रहा है, कभी कोई कमिश्नर, कभी पुलिस चीफ, कभी आईजी वगैरह वगैरह। लेकिन खास ऐसे ओहदे हैं जिनको एक्सटेंशन नहीं मिलती। अब जावेद इकबाल साहब कि अब हमने हाल में देखा है कि मुतनाज़ा एक तरह से हो भी गए हैं। एक उनका वीडियो स्कैंडल भी आया था जिसका आगे तहकीकात भी नहीं हुई थी। इसके अलावा जब कारकर्दगी के हवाले से देखते हैं और सवाल पूछते हैं कि जो दावा किया जाता है कि इतने वापस मिले हैं या आए हैं, तो ये कौन कौन से केसेस हैं वो तफसीलात भी नहीं हासिल होती। और साथ साथ अपनी प्रमोशन भी होती है कि नैब की कारकर्दगी और एंटी करप्शन वगैरह वगैरह। तो जब ये सारे मामलात, और आप जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था, कई ऐसे आपको हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले नजर आते हैं जिसमें नैब के किरदार पर शुकूक व शुबहात का जो है ना वो ज़ाहिर सवाल भी उठते हैं, शुकूक व शुबहात भी पाए जाते हैं। मेरे ख्याल में कि एक फ्रेश स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि हर मामले अपोजिशन और हुकूमत जो है वो आपस में टकराती रहती है, क्योंकि वो दुश्मनी के हद तक हमने देखा है सियासी जमातें एक दूसरे के साथ लड़ती रहती हैं। हालांकि एक वर्किंग रिलेशनशिप तो होना चाहिए। अगर ये मौकफ अपनाया जा रहा है कि क्योंकि शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ एंटी करप्शन के केसेस हैं, तो फिर पार्लियामेंट्री कमेटी के साथ ये एक्सटेंशन क्यों खास तौर पर दी जा रही है, जब बहुत सारे ऐसे जैसे आपने भी जिक्र किया ऐसे लोग हैं जो इस इदारे को हेड कर सकते हैं और अच्छी तरह काम कर सकते हैं। टेन्योर पूरा हो गया तो फिर एक ग्रेसफुली स्टेप डाउन भी करना चाहिए, खास तौर पर जब आपने देखा है कि उनका टेन्योर किस तरह से गुजरा है, उस पर क्या क्या सवाल उठे हैं। तो मेरा ख्याल में कि ये जो आसानी की आप बात कर रहे हैं, सियासत कभी आसान नहीं होती और इस वक्त सियासत ही हो रही है। और मैं समझती हूँ कि इस वक्त मुशावरत के साथ एक पहला कदम तो हो। ये बार बार कहना कि करप्ट है तो हम मुशावरत नहीं कर सकते, खत नहीं लिख सकते, फिर ये कहना अच्छा बातचीत हो सकती है, इलेक्टोरल रिफॉर्म से बातचीत हो सकती है, नैब कवानीन पे बातचीत हो सकती है, फिर आपस में एक दूसरे बयानबाजी होती है और या क्लोज डोर मीटिंग्स हैं उसकी तफसीलात लीक होती हैं। तो फिर इस माहौल में तो ज़ाहिर मुशावरत नहीं होगी और इस माहौल में बहुत सारे ऐसे काम हैं जो होने वाले हैं। अब आप देखें कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की भी
दो जिनको फिल करना है वो भी मुशावरत से होने चाहिए, आइन के मुताबिक है, वो भी फिल नहीं हो पाते। तो ये इस तरह से हम देखते हैं कि डेडलॉक जो है और ये जो एक फीलिंग ऑफ क्राइसिस, बहरान जो है वो सियासी मैदान में फिर बढ़ता जाता है। वो बढ़ता जाता है। अंबर, आपने वीडियो का जिक्र किया तो पहले मैं यहाँ पे एक ब्रेक ले लेता हूँ। ब्रेक से वापस आके ये कुछ वीडियो स्कैंडल्स के ऊपर भी हम बात करते हैं। टेक अ ब्रेक एंड स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले अंबर ने वीडियो का जिक्र किया। मोना, ये वीडियो स्कैंडल्स जिस तरह सामने आ रहे हैं, एक तो बड़ी ये गैर मतलब मायूब सी चीज़ें, इस तरह की चीज़ें होनी नहीं चाहिए। ये पता नहीं कौन लीक करवा रहा है इस किस्म की। लेकिन इसमें ये होता है कि जैसे एक मुफ्ती कवी साहब की भी आई थी, फिर एक दूसरे मुफ्ती साहब की आई, उन मुफ्ती साहब को तो गिरफ्तार कर लिया गया, उसका फोरेंसिक कराया गया। तो ये जो वीडियोज़ आती है, हमारे FIA बाकी इदारे क्या बैठे कर रहे हैं, इनको उसका फोरेंसिक कराना चाहिए कि ये कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, ओरिजिनल है नहीं ओरिजिनल है। आप इतने बड़े बड़े लोग हैं, साबिक गवर्नर रह चुके हैं, तो उनकी ऊपर जो है वो एक बहुत बड़ा कलंक लग जाता है। तो पता चले कि वीडियोस ओरिजिनल है, और अगर ओरिजिनल है तो फिर मुकदमा दर्ज होने चाहिए। देखिए, मैं नसीम साहब एक जेनेरिक कमेंट से शुरू करती हूँ कि ये बहुत अफसोसनाक हमारे माशरे का ये अलमिया है और ये हाल है। आप अंदाज़ा लगाएं, मतलब इफ़ ट्रू, जिन से मुंसलिक ये वीडियो सच हैं, मैं ये एम्फेसाइज करके कह रही हूँ, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि इस किस्म की काली भेड़ें हमारे माशरे में बैठी हैं जो कि इस तरह की चीज़ें, आई मीन ये क्या चीज़ें हैं, आप मुझे बताएं। मतलब मैं तो इस पे कमेंट करने से कासिर हूँ। मतलब हम उस्मान मिर्जा को रोते हैं, जाहिर जाफिर को रोते हैं, हाँ, इस तरह की काली भेड़ें हमारे मेन स्ट्रीम सिस्टम का हिस्सा हैं और माशाल्लाह बड़े बड़े ओहदों पर फाइज। और जिस वीडियो की अभी नायब चेयरमैन के हवाले से भी जिनका तस्करा हुआ, वो भी आप देखें इसको सेम कंटिन्यूटी में इन तमाम चीजों को, ये सारी वीडियोस का इनके ऊपर पहली बात ये पहले पता लगवाएं कि ये क्या सच है या नहीं है। ये किसकी जिम्मेदारी है? ये ऑब्वियसली इदारों की जिम्मेदारी है। दे शुड प्रोब इट एट द वेरी फर्स्ट इंस्टेंस। इसको फौरी तौर पर प्रोब करें कि क्या ये सच है नहीं है, फिर ये कि यहाँ ये कहाँ से ओरिजिनेट हुई है, उनका ओरिजिन क्या है। फिर ऑब्वियसली अगर ये इस किस्म के मामला हैं तो फिर तो इनको हरासमेंट, एंटी हरासमेंट कोर्ट्स वगैरह में चैलेंज करना चाहिए, अंडर एंटी हरासमेंट लॉज इनको चैलेंज करना चाहिए और देखना चाहिए। मुझे खासा अफसोस हुआ है जो मतलब PMLN से जो ये वीडियो सामने आई है, मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं कि वो उनका और अल्लाह का मामला है, और एक कैप्टन सफदर की एक स्टेटमेंट आई, उन्होंने कहा सबकी वीडियोस हैं, वीडियोस से ना डरो। आई मीन दिस इज रिडिकुलस। मरियम साहिबा एक खवातीन के हुकूक की अलम बरदार बनकर, और हम तमाम खवातीन काफ़ी फ़ख्र महसूस करते हैं कि भाई एक खातून इतने मुश्किल पाकिस्तान जैसे माशरे में आगे बढ़कर सियासत कर रही हैं और बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में, तो वो ऑब्वियसली उन्हें भी तो खवातीन के हुकूक का उसी तरह से अलमबरदार होना चाहिए ना। वो ये तो इस मामले को कह के रफा दफा नहीं कर सकती कि ये उनका और अल्लाह का जाती मामला है। एटलीस्ट इतना तो बोले ना कि इसकी तहकीकात हो, इसका तो मुतालबा करें। और उससे भी मायूस कुन जो कैप्टन सफदर की इस पे स्टेटमेंट्स आई कि जी वीडियो सबकी है ना डरो, तो उससे तो ये चीज साबित हो रही है, वो आया कि खुद ये बात बता रहे हैं कि वो वीडियो असली है और उसमें जो चीजें हैं असली हैं, बस उससे डरो नहीं। तो ये क्या बात हुई, आप मुझे बताएं, वो कहाँ से हुई है? क्या वो खवातीन जो है वो हरास हो रही थी, किसी दबाव का शिकार थी? और ये जिन की वीडियोस हैं सबके बारे में ये चीजें हमें आइडेंटिफाई करनी चाहिए, क्योंकि इस किस्म के जो जिनसी परपेट्रेटर्स हैं, मैं यही अल्फाज इनके लिए इस्तेमाल करूंगी, इनको जब तक आप अपने टॉप पे इनको सजा नहीं देंगे तब तक ये जो नीचे हमारी बहनें बेटियां जो कि इस किस्म की चीजों का शिकार रहती हैं, और जो गालिबन ये उनको ना मीडिया की कवरेज बेचारों को हासिल है, वो क्योंकि बड़े लोग नहीं है, नामवर लोग नहीं है, तो इसलिए उनके केसेस इस तरह से हाईलाइट नहीं होते, उन बेचारियों का क्या बनेगा? जब तक आप यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द टॉप। असल अगर आपने एहतसाब करना है अपनी खवातीन को, किसी भी माशरे की अगर आपने तरक्की का अंदाजा लगाना है, तो इससे लगाएं कि उस माशरे की खवातीन कितनी महफूज है। और इस माशरे में आई एम सॉरी टू से खवातीन महफूज नहीं है, और तब तक नहीं होंगी जब तक हम ये वाला एहतसाब टॉप टू बॉटम नहीं करेंगे। अंबर, आप भी वर्किंग लेडी हैं, आपने बहुत काम किया माशाल्लाह इस फील्ड के अंदर और बड़ा नाम भी कमाया है। आप जिस तरह मोना ने बात की, आप इन तमाम मामलात को किस तरह देखती हैं? जो वीडियो स्कैंडल्स आ जाते हैं, मर्द भी बदनाम होते हैं, औरतें भी बदनाम होती हैं, तो उसकी ऑथेंटिसिटी जानना किसकी जिम्मेदारी है? जी नसीम साहब, जैसे आपने कहा कि ये बहुत अफसोसनाक एक रुझान हमारे माशरे में नजर आ रहा है कि अगर आपको इख्तलाफ हो, अगर आप किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करें, उनकी साख खराब करने की कोशिश करें, उन पर कीचड़ उछालने की कोशिश करें, तो फिर एक वीडियो जो है वो लीक की जाती है। और इसमें तमाम मैं कहूँगी कि जो लोगों की जो प्राइवेट जिंदगियां होती हैं, जो आपके निजी मामला हैं, उनको
सियासी मकासद के लिए या किसी दुश्मनी की वजह से इस्तेमाल करना बहुत अफसोसनाक है। और इसको जाहिर है क्योंकि एम्पलीफाई होता है, यानी कि इसको इसकी ज़्यादा फैलता है क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, रिकॉर्ड भी होता है क्योंकि फोन्स है किसी सबके पास। इससे जहनियत जाहिर होती है कि किस तरह से लोग जो हैं कि हमारा लोग हैं वो शायद इस किस्म की एंटरटेनमेंट उनको चाहिए होती है, या वो दुश्मनी में इस हद तक चले जाते हैं। ये जो हमारे अपने जो एक वैल्यूज हैं वो मेरे ख्याल में खत्म होते जा रहे हैं, और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जैसे ये अभी मीडिया जैसे नए मीडिया लॉस की बात हो रही थी, आपने बड़े अरसे काम किया, आप समझती हैं कि जिस तरह अखबार है, प्रिंट मीडिया है, तो वहाँ पे एडिटर होता है और बड़े नाप तोल के बाद वो खबरें जो है दूसरे दिन अखबार में आती हैं। अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आ जाए तो यहाँ पे भी गेट कीपर्स हैं, यहाँ पे भी डायरेक्टर न्यूज़ है, लेकिन सोशल मीडिया की खबरों को कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। तो हुकूमत को क्या करना चाहिए और ये सोशल मीडिया को किस तरह कंट्रोल किया जाएगा? देखिए हमारा आपकी आवाज में थोड़ा सा मसला आ रहा है, हम आपकी तरफ वापस आते हैं। मोना, ये बताइएगा कि नूर मुकद्दम के केस के बारे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला आ गया कि उन्होंने उनके वालिदैन की जमानतें खारिज कर दी। उन्होंने कहा स्पीडी ट्रायल करें, 8 वीक के अंदर फैसला करें। तो ये जो अमीरों के केस हो गए, हमें बड़ी उसके साथ हमदर्दी है, बहुत ब्रूटल मर्डर हुआ है, लेकिन इस तरह के केसेस में क्या हर केस इस तरह स्पीडी नहीं होना चाहिए और इन लोगों को कैफरे किरदार तक पहुँचे? और दूसरी तरफ देखें कि वो E11 का जो हैरेसमेंट का वाक़या था, पिछले दिनों अदालत में पेश होता है उस्मान मिर्ज़ा और बड़े टैके से चल रहा होता है और मीडिया की तरफ इशारा करके कहता है कि कह देना मुर्शद आया था। मतलब ये क्या एटीट्यूड है? इन लोगों को कोई सबक नहीं मिल रहा, इनको किस तरह कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए? ये इस मुल्क में क्या बात करें, आप शाहरुख जतोई को याद कर लें, वो जो विक्ट्री साइन दिखाया करता था हर पेशी पे आने के बाद। और आई मीन ये जो राव अनवार थे, जो इनको प्रोटोकॉल हासिल होता था, तो ये सारी चीज़ें इस मुल्क में यही चीज़ें देख देख के जब वो कहते हैं कि इन लोगों का कुछ नहीं बिगड़ सका तो हम भी मे बी वी विल गेट अवे विद व्हाटएवर वी डू। सिर्फ मैं एक कमेंट करना चाहती हूँ, ये जो इससे पहले हम ये वीडियो स्कैंडल्स की बात कर रहे थे, ये इसका एक बहुत अहम जुज़ है कि हो सकता है, एन मुमकिन है कि वो एक ब्लैकमेलिंग टूल हो। और जैसे मरियम साहिबा कह रही हैं कि उनके फैमिली को, जुबैर साहब की, उनको पहले से धमकियां आ रही थी और ये सारी चीज़ें हो सकता है, इसमें कोई शक नहीं। इसीलिए तो हम ये बात कर रहे हैं कि फौरी तौर पे एक तो उसके असल या नकल होने का पता लगवाएं, फिर ये पता लगवाएं कि उसका पर्पस क्या है। अगर वो ब्लैकमेलिंग टूल है तो इस चीज को भी अवाम के सामने लाएं और एक्सपोज करें उन लोगों को जो ब्लैकमेलर्स हैं। और अगर वो ब्लैकमेलिंग टूल नहीं है, अगर वाकई कुछ लोगों को आई मीन कुछ खवातीन को उनको एक तरह से आपने हरास किया है या आपने उनकी किसी मजबूरी का फायदा उठाया है, तब इन लोगों को भी तो नेम एंड शेम करना चाहिए। जिस तरह मरियम नवाज कहती है कि जज अरशद मलिक वाली वीडियो है, उसको बेस बनाती है, तो क्या मुस्लिम लीग नून की जिम्मेदारी नहीं कि इस वीडियो की भी फोरेंसिक करवाएं? दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि जो वो कह रहे हैं ब्लैकमेलिंग एन मुमकिन है ब्लैकमेलिंग के लिए की हो, और ये नकल भी हो सकती है और ये भी हो सकता है कि उनका एक जाती मामला ब्लैकमेलिंग के लिए उठाया हो। व्हाटएवर द केस इज, अजीब बात ये है कि वो तो इस पे कह ही नहीं रहे हैं खैर से कि जांच करवाएं। और नैब चेयरमैन की जो वीडियो है उसके ऊपर वावेला मचाने वाले लोग अब अपने तरफ की अगर वीडियो आई है तो कह रहे हैं नहीं उसके ऊपर वो अल्लाह का मामला है। ये ऐसी बातें तो नहीं है, सूट करती नहीं, तो स्ट्रेट मतलब डबल स्टैंडर्ड्स हैं। अच्छा, हम नूर मुकद्दम की बात कर रहे हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर वो इतना कोल्ड ब्लडेड उसका नूर मुकद्दम का ये सारा मामला, और अल्लाह उनके वालिदैन को हौसला दे कि इस मुश्किल वक्त में वो इससे निकलें और बहादुरी से उनको इंसाफ मिले, वो अपना इंसाफ के लिए जद्दोजहद आगे बढ़ाएं। लेकिन आप देखें दीगर जो लड़कियां हैं, खवातीन हैं जो इन तरह के मामलात का शिकार बनती हैं, वाकई आई मीन अगर नूर मुकद्दम ना होती, एक फॉर्मर डिप्लोमेट की वो साहबजादी थी, अगर उनके बाप, उनके वालिद साहब किसी के इतने बावसूख ना होते या इतने अहम ओहदे पर फाइज ना रहे होते, ऑब्वियसली इस केस को वो वाली कवरेज ना मिलती। इस बात से आप अंदाजा लगा लें कि जो जाहिर जाफर है, इससे पहले भी ही इज अक्यूज्ड के कुछ लड़कियों को वो इससे पहले कत्ल कर चुका है और अपने पेरेंट्स पर वो तशद्दुद कर चुका है, वो यूके बरतानिया में वो जेल में रह चुका है। तो ये सारी चीजें हमें पता ही नहीं थी, हमें तो सिरे से पता ही नहीं था कि ये शख्स कौन है। पता हमें तब चला जब उसने नूर मुकद्दम के हवाले से इतना संगीन तरीन जो उसने ये गुनाह किया है, उसके बाद हमें ये तमाम चीजें पता चली हैं। तो जाहिर है एक ये भी एक प्रिविलेज्ड लॉट को हमारे यहाँ हासिल है चीजें कि वो मीडिया का या जो एक सोशल मीडिया है उसका हिस्सा बन जाते हैं, उनकी एटलीस्ट रसाई होती है। बहुत सारे अंडर प्रिविलेज्ड लोग भी, आम खवातीन भी सोशल मीडिया की हाइप की वजह से
शुक्र है कि उनका केस उजागर होता है। लेकिन ये बात तय है कि अगर सोशल मीडिया ना होता तो शायद हम लोग इनके इंसाफ के ऊपर इतनी बात ना कर रहे होते। अंबर, आप इस पे क्या कहेंगे? बस मेरे पास लास्ट मिनट है, आप बताइए कि ये जो हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं इनके फैसले जल्दी हो जाते हैं, आम गरीब लोगों को इंसाफ नहीं मिलता, तो ये क्या ये खुला तजाद नहीं है? आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, क्योंकि हम समझते हैं कि एक दो ऐसे मिसाली केसेस हों, उन पे फैसला जल्दी आ जाएगा और दुरुस्त आ जाएगा और तमाम जो हम कहेंगे कि इंसाफ के जो तकाजे हैं पूरे होकर ये फैसला होगा तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा तो नहीं होता, क्योंकि पूरे निज़ाम को दुरुस्त करने की ज़रूरत है, चाहे वो ख़वातीन के खिलाफ जो तशद्दुद के केसेस हों, कत्ल गारत के केसेस हों, गरीब लोगों के केसेस हों, फैमिली केसेस हों जो कई कई साल चलते रहते हैं। हमने ऐसे भी देखा है मिस कैरेज ऑफ जस्टिस, जहाँ किसी को फांसी की सजा दी गई है और वो गलत साबित होती है और उनको 20-30 साल काटना पड़ता है काल कोठरी में। तो मेरे ख्याल में कि ये निज़ाम का मसला है, लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें ताकतवर जो है gets away with it because क्योंकि हमारे निज़ाम इंसाफ जो है वो दुरुस्त नहीं है, पेंडेंसीज बहुत हैं, वकला का मसला होता है, प्रोसिक्यूशन का मसला होता है। तो अगर हम एक इशू ऐसा उठा लें जो आपको एक लगता है कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा राइज है और उस निज़ाम को पूरे को ठीक कर जाए, तो मेरे ख्याल में वो एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी और जो अवाम है उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हम देखेंगे कि वो भी नज़र आएगा कि जो हम सर्विस डिलीवरी की बात करते हैं इस मुल्क में कि इंसाफ मिलता है, रूल ऑफ लॉ इज सो इम्पोर्टेंट। आपका एक एतमाद बढ़ता है रियासत की तरफ भी कि हमें इंसाफ मिलेगा। तो अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि कोई भी 70 से ज्यादा साल हो गए पाकिस्तान में, लेकिन निज़ाम आसान काम नहीं है, दिस इज लॉन्ग टर्म। ये लॉन्ग टर्म में बिल्कुल होना। तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो उनका नारा तो मेन करप्शन था, तो क्या करप्शन को दूर करने में या किसी को सजा देने में कामयाब हो सकी? अब किस नारे से ये अगले इलेक्शन में जाएंगे? यही बात है कि ये काफी एक बड़ा कैच है, एक तो महंगाई और दूसरा करप्शन के खिलाफ जो उन्होंने कहा था कि लूटे हुए पैसे एक्चुअली वापस आएंगे और फिर वो जो बैरून मुल्क पड़े हैं हमारा पैसा, बात वो हर दफ़ा वज़ीर आज़म करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये चीज़ शायद मुमकिन ना हो पाए। जिसको हम लूटा हुआ पैसा कह रहे हैं वो जो ये तमाम सेफ हेवन्स हैं इन पैसों के लिए, वो तमाम ममालिक, आपको पता है, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, यू स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम इन यूके नसीम साहब, के वो इस पैसे को एज इन्वेस्टमेंट देखते हैं। तो उनकी तरफ से क्या उनको मोटिवेशन होगी कि वो इस तरह की चीज़ों के ऊपर वो आपका पैसा डेवलपिंग अंडर डेवलप्ड ममालिक को या डेवलपिंग ममालिक को वापस करें? तो यू आर राइट, ये काफ़ी एक ऐसा स्लोगन है जो पूरा ना होने की वजह से तहरीक इंसाफ और उनको सबसे ज़्यादा इसका नुकसान इसलिए हो रहा है क्योंकि वो सबसे बड़े फ्लैग बेरर्स थे इस पूरी चीज़ के। और महंगाई ऑफ कोर्स ये भी एक खासा अहम पहलू है जिसका तस्करा कल पीटीआई के जो पार्लिमानी पार्टी इजलास था उसमें काफ़ी ज़ोरों शोर से उठाया है उनके तमाम। यानी कि अगले इलेक्शन में महंगाई और ये करप्शन का नारा लेकर जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मोना, आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। अमर शमसी साहिबा, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। आपने देखा कि दोनों पार्टिसिपेंट्स का कहना था कि अगर तो ईवीएम का मामला है, इलेक्शन में इस्लाहात लाने का मामला है या नैब चेयरमैन को बदलने का मामला है, नया नैब चेयरमैन लेके आना है, तो आपको मुशावरत करनी चाहिए, आपको रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने चाहिए। आप किसी को एक्सटेंशन देने के बजाय अगर प्रॉपर जो लॉ है उसके मुताबिक एक नया चेयरमैन ले आते हैं तो कंट्रोवर्सी कम हो जाएगी। दूसरी तरफ हेरेसमेंट की बात हुई, लॉज की बात हुई, वहाँ पे यही है कि अगर तो कोई भी वाकया जो है हाई प्रोफाइल हो जाता है, सोशल मीडिया पे हाईलाइट हो जाता है, उधर तो इंसाफ मिल जाता है, लेकिन जो एक आम इंसान है, आम शहरी है, उसके साथ अगर कोई ज्यादती हो रही है, उसकी तरफ से कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है, तो उसको कैसे इंसाफ मिलेगा? इंसाफ तो तमाम लोगों को बिला तफरीक जो है वो बराबर का इंसाफ मिलना चाहिए। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।